गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल @PK Science 5 में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10, 11 और 12 तीनों के लिए एक बेसिक और बिल्कुल महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको हम कहते हैं IUPAC नेमिंग, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा और विद डिटेल से पढ़ाऊँगा और दोनों भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाऊँगा। इसका IUPAC का जो नाम है या फुल नेम है वो है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। कहीं कहीं पे और हो सकता है ना, और लिख देते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब जिसका नाम होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यूनियन पब्लिक रूप में या बाहर वितरित ऑफ प्योर एंड अप्लाइड रसायन। कहने का मतलब ये है बेटा कि किसी भी कार्बन रसायन का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो कार्बन का एक समूह बनकर तैयार होता है, उसका एक नामांकरण एक व्यवस्थित रूप से, एक साधारण रूप से जो नामांकरण है उसको हम कहते हैं IUPAC नामांकरण। अब इसके लिए 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हम आपको बताने जाते हैं। सबसे पहली बात ये महत्वपूर्ण है, ये एल्केन एक शब्द आता है, एल्केन, जिसको हम कहते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होता है एल्केन। अब आपको मैं बताऊंगा ये एल्केन होता है क्या है। देखो दोनों माध्यम में बताता हूँ। एल्केन क्या है? एल्केन एक कार्बन का समूह है। एक समूह का मतलब एक कार्बन का ग्रुप होता है जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से एक ऐसे रूप में जुड़े होते हैं, रासायनिक रूप में जुड़े होते हैं। इस जिस रूप में जुड़े होते हैं इसको कहते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध का मतलब होता है केमिकल बॉन्डिंग, इसको और इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। तो अब हम आपको बताएं जो एल्केन है वो क्या है। इसको R से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको बताते हैं जो एल्केन है वो है क्या। वास्तविकता में एल्केन एक कार्बन का समूह होता है जिसमें कार्बन एक दूसरे से एक लंबे स्वरूप में, एक बहुत ही लंबी श्रेणी में जुड़े होते हैं, एक लंबे समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, कार्बन या एल्केन कहते हैं। कार्बन समूह, कार्बन श्रृंखला या एल्केन कहते हैं। ठीक है, आपको एल्केन समझ में आया होगा। एल्केन के बाद में एक बात और करते हैं जिसका नाम होता है बंध, जिसको हम कहते हैं बंध। बंध क्या होता है? रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होता है? तो हम आपको बताते हैं रासायनिक बंध होता क्या है। रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, देखो रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसको कहते हैं एकल बंध, एकल बंध, इसको कहते हैं द्विबंध, इसको कहते हैं त्रिबंध। अब आपको हम बताते हैं एकल बंध क्या होता है। एकल बंध होता है कार्बन का एक ऐसा समूह जिसमें कार्बन कार्बन आपस में एक एक बंध के साथ जुड़े हुए हैं। और द्विबंध क्या होता है? द्विबंध होता है कार्बन कार्बन के मध्य में 2 तरह से जुड़े हुए हैं, साझे में जुड़े हुए हैं बेटा, यानी कि 2 मध्य बंध हैं, यानी कि कार्बन की स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार से जुड़े होना होता है द्विबंध में जुड़े होना। ये होता है कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध में जुड़े होना, और ये कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिबंध में जुड़े होना। ये कार्बन कार्बन के मध्य में बंधों की संख्या होती है, और इन कार्बन में एक दूसरी चीज इनकी संयोजकता को पूर्ण करती है जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो कहने का मतलब यहीं पे देख लेते हैं, ये एकल बंध से जुड़े हुए हैं, ये द्विबंध और ये त्रिबंध। एकल बंध में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य केवल एक बंध होता है। द्विबंध में क्या होता है? द्विबंध में कार्बन कार्बन के मध्य में 2 बंध होते हैं, और त्रिबंध में कार्बन कार्बन के मध्य में 3 बंध होते हैं। ठीक है, और अब आपको मैं और एक चीज बताता हूँ जो इससे बहुत बेसिक में है, जिसको हम कहते हैं, इसको साफ यहीं पे बता देते हैं। संयोजकता। अब ये संयोजकता क्या होती है?
तो इस संयोजकता को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। संयोजकता होती है संयोजी कोष, संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्षा कौन सी होती है? संयोजी कक्षा वो होती है बेटा जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके अंतिम कोष में, अंतिम कक्षा जो निकल के आती है, अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वो अंतिम इलेक्ट्रॉन में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिस आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उस आखिरी कक्षा को कहा जाता है संयोजी कक्षक। ठीक है, संयोजी कक्षक या संयोजी कक्षा कहा जाता है। अब आपको बताते हैं, जो ये संयोजी कक्षक या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं होती हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को हम उस परमाणु पे, उस पदार्थ पे या परमाणु पे एक व्यवस्थित रूप से, एक बंद रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है 12, और जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वो हमेशा कार्बन के, जो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमांकों के, परमाणु क्रमांकों की संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक जो होगा या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करेंगे वो हम आप-बाऊ सिद्धांत पे करेंगे। यदि आप-बाऊ सिद्धांत आपको पढ़ना है और सीखना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाएँ और उसमें देखें। देखो हम आपको बताते हैं कैसे होता है। देखिए ये होता है बेटा 1s2, 2s2 और 2p2। देखो ये दो प्रकार से भरा हुआ है। तो ये 1 क्या है? जो हमारा 1s2 में है बेटा, वो 1 हो गया हमारी कक्षा, 1 हो गया हमारी कक्षा, और जो हमारा यस है ये हो गया उपकक्ष। एक हो गया कक्षा, दूसरा उपकक्ष, और जो हमारा 2 पे निकल के आ रहा है, इस 2 को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब समझ में नहीं आया हो तो फिर से देख लेते हैं और बता देते हैं। यहीं पे देख लीजिए, मैंने बेटा 1s2 किया। 1s2 का मतलब है किसी भी, या कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के पहले कक्षा में सिर्फ एक उपकक्ष है जिसका नाम है यस, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसका लिखने का मतलब ये है। दूसरे में लिखा है 2s2, 2s2 का मतलब है जो हमारी कार्बन की दूसरी कक्षा है उसमें एक उपकक्ष है जिसका नाम यस है और दूसरे का, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर 2p2, 2p2 लिखे होने का मतलब है ये भी दूसरी कक्षा में उपस्थित है, और इस दूसरी कक्षा के उपकक्ष दूसरा उपकक्ष है जिसको p कहते हैं, और इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम है, देखो एक ही कक्षा में भरे हुए हैं, मैंने ब्रैकेट में दिखाया आपको, एक ही कक्षा में भरे हुए हैं, और जिस कक्षा में भरे हुए हैं उस कक्षा को कहेंगे, देखो वहाँ पे बेटा ऐसे लिखा हुआ है C612। ठीक, अब यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे 2 प्रकार से भरा हुआ है, 1s2, फिर भरा है 2s2, फिर भरा हुआ है 2p6, या ऐसे लिख सकते हैं 2p6 डॉट लगा के लिख दें। अब आपको बताते हैं, मैंने ऐसे ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि हमें ये दर्शाता है कि ये जो दोनों हैं वो एक ही कक्षा में है। उस कक्षा का नाम है 2, और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं जो हैं वो कितनी है? 2 और 2 4 है। यानी दूसरे कक्षा में, कार्बन के दूसरे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं हैं वो 4 हैं। तो अब इसी को हम कार्बन के ऊपर बंद के रूप में लिखेंगे तो कितने बंद निकल के आएंगे? 4 बंद निकल के आएंगे। और देखो किसी भी परमाणु में सबसे पहली बात ये होती है बेटा, किसी भी परमाणु में पहले 4 इलेक्ट्रॉनों को वितरित किया जाता है। यदि 4 से अधिक होते हैं, 4 से अधिक होते हैं तो उन पे पेयर फॉर्म लग जाता है, यानी कि उनमें युग्मन शुरू हो जाता है। इनको अयुग्मित कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इनको कहा जाता है अयुग्मित, अयुग्मित। और यदि यही जुड़ के आ जाएं, यदि यही जुड़ के आ जाएं तो उनको कहा जाता है युग्मित। युग्मित का मतलब होता है यदि यहीं पे ऐसे बंद डबल बंद के साझा हो जाए या डबल बंद से लग जाएं तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि ये रासायनिक अभिक्रिया में या ये साझा करने योग्य नहीं है। ये क्या होंगे? ये सिर्फ
ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ प्रदर्शित हैं, ये पेयर फॉर्म में है, ये एक बने हुए क्रम में होते हैं, इसलिए इनको किसी भी प्रकार से डिफेक्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो सिंगल बॉन्ड में होते हैं, जो सिंगल बंद के साथ होते हैं, सिंगल डॉट के साथ होते हैं, लुईस डॉट सिंबल से, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लुईस डॉट सिंबल मैंने पढ़ा दिया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बंद बनाने की क्षमता रखते हैं। यदि इतना समझ में आ गया तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं। यदि इतना आपको समझ में आ गया है तो आप एक चीज़ और देखिएगा, यदि इतना समझ में आ गया है तो आपको समझ में आ जाएगा अब हम कार्बन की श्रृंखला या एल्केन क्यों बनाते हैं, एल्केन है क्या। अब आपको हम बताते हैं एल्केन क्या है। अब देखो, आपको हमने एल्केन भी बताया। अब एल्केन से सीधा हम एक नए जगह पे चलते हैं, जिसको हम एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। एक सारणी बनाते हैं पहले, और इस सारणी को हम इस प्रकार से बनाएंगे। पहले लिखेंगे एल्क नेम, एल्केन का नाम, एल्क, एल्क का नाम, एल्क का नाम। दूसरी जगह पे लिखेंगे बंद का नाम, बंद का नाम। और ये सारणी बस दो ही कॉलम की रखेंगे, पहली होगी एल्क नाम, दूसरा होगी बंद का नाम। और इस सारणी को मैं दो रूपों में बनाऊंगा, और पहली सारणी होगी हमारी ये। एक और कॉलम रखेंगे हम, इसको कहेंगे कार्बन की संख्या, इसको कहेंगे कार्बन की संख्या। यदि C1 ही है, C1 ही है, तब इसको हम कहेंगे मेथ, METH, ऐसे कहेंगे मेथ, और इसको हिंदी में लिखेंगे मेथ। यदि C2 मतलब दो कार्बन है तो उसको कहेंगे ईथ, और ईथ को कहा जाता है ऐसे, ऐसे ईथ, ऐसे ईथ लिख सकते हो आप, या फिर एथ लिख सकते हो, मेथेन, एथेन ऐसे भी लिख सकते हो। ईथ इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, एथ। फिर C3 पे लिख सकते हो आप क्या, इसको लिख सकते हो प्रोप, इसको लिख सकते हो आप प्रोप। C4 को आप लिख सकते हो ब्यूट, इसको लिख सकते हो आप ब्यूट। ये होते हैं कार्बन के नाम। अब हम बंद के लिए लिखते हैं
ये एक सारणी बन के मैंने तैयार की। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो C1 का मतलब है यदि एक ही कार्बन होता है तो उस कार्बन का नाम केवल मेथ लिखा जाता है। इसको हम कहते हैं प्रोफिक्स या पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती या पूर्ण लग्न। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, मैंने एल्क लिख दिया है। हिंदी में आप, अंग्रेजी में लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो ऐसे, एल्क नेम। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो बॉन्ड नेम। ठीक, एल्क नेम और बॉन्ड नेम। ठीक है, अब आप ऐसे लिख सकते हो। एक बंद के लिए तो इसको पहले याद करने का तरीका आप बताते हैं आपको। पहले याद करना है मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। मतलब 10 तक होते तो बेटा आपको और भी आगे मिल जाएंगे, अंडक, डोडक, ऐसे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हम 10 तक ही हमारे यूज़ में होता है। जितना कि उतना हम आपको पढ़ाते हैं। मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डिक। इसी प्रकार से एक क्रम में याद करते जाएंगे। फिर यदि एक बंद होगा सी यानी कार्बन के मध्य में केवल एकल बंध से जुड़े हुए होंगे, इनको जब इनका प्रोफिक्स लगाएंगे, इनका जो प्रोफिक्स लगाएंगे या पूर्ण लग्न शब्द लिखेंगे, इसके बाद में हम लिखेंगे प्रत्यावर्ती लास्ट में लिखने वाला शब्द जिसको ANE, इंग्लिश में लिखेंगे तो ANE और हिंदी में लिखेंगे तो एन लगा देंगे। यदि द्विबंध होगा तो ENE लिखेंगे और इसके लिए एन लगा देंगे, और त्रिबंध होगा तो YNE लगा देंगे, इसके लिए आइन लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इनको लिखोगे कैसे, ये तो आपको समझ आ गया, ये सारणी आप याद कर सकते हो। लेकिन अब आपको हम कई उदाहरण देते हैं। देखो बेटा, उदाहरण संख्या हम आपको कई दे देंगे, जिसमें से पहले उदाहरण है हमारा, पहला उदाहरण है ये लिखा हुआ है C, 1H, 2H, 3H और 4H। ये एक श्रृंखला हो गई। इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो बेटा C, और इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे CH4। ठीक है, तो इस दो प्रकार से लिख सकते हो। इसका नामांकन आप कैसे करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है बेटा। इसमें कार्बन कितने हैं, सिर्फ एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए पहले क्या लिखते हैं बेटा, मेथ लिखते हैं। तो एक कार्बन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए यहाँ पे लिख देंगे मेथ। मेथ के बाद में एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड ही है, तो मेथ के बाद में क्या लगेगा, एन। तो यदि ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एन, या फिर इनको दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हो मेथेन। और समझ आ रहा होगा, मेथेन लिख दिया ना, आपको और दिख रहा हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो मेथेन। ठीक, मतलब ये जो कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है उसका नाम क्या है, उसका नाम मेथेन है। इसमें भी देख लो, एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन है, मतलब किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं है। एक कार्बन के लिए हम मेथ लिखते हैं और एक सिंगल बंध के लिए लिख देते हैं बेटा एन। ये लिख जाएगा हमारा मेथेन। ठीक है, अब अंग्रेजी में आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, मेथ, ये हो गया मेथ। फिर मेथ के बाद में क्या लगेगा, ANE लग जाएगा, और पूरा कैसे लिख के आएगा, ऐसे लिख जाएगा मेथेन। ठीक, ये लिख गया हमारा मेथेन। अब ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, मेथ ANE पूरा जोड़ दोगे, हो जाएगा मेथेन। ठीक, अब आपको समझ आ गया होगा मेथेन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक कार्बन की श्रृंखला है जिसमें 4 हाइड्रोजन एक कार्बन मिलकर एक श्रृंखला को पूर्ण करते हैं, जिसका नाम हमने मेथेन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि मेथ एक कार्बन की श्रृंखला है और कार्बन में एक ही बंध है, इसलिए ANE लगा दिया। एकल बंध के लिए ANE लगा देते, ANE लगा दिया और हमारा लिख के जो आया वो मेथेन आ गया। दूसरा वही उदाहरण था, दूसरा था तो वही था। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आते हैं, आगे और सारे उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण दे दिया, देखो अब आपको बताते हैं एल्केन कैसी हो सकती है। बेटा एल्केन ऐसी भी हो सकती है, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे, यहाँ पे और जहाँ पे पॉइंट मिले हुए हैं, जहाँ से मुड़ाव है चैन का, जहाँ से समाप्त है वहाँ पे कार्बन है, वहाँ पे लिखा हुआ है CH3, CH3, CH3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है CH3 और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3। ठीक है, अब 3 क्यों लिखा है, देखो
एक कार्बन के पास 4 बंध होते हैं, हमने बताया था 4 प्रकार के बंध बना सकता है, 4 हाइड्रोजन या 4 अन्य परमाणु जोड़ सकता है। तो इसमें 3 जोड़ा, एक बंध के साथ दूसरा कार्बन जोड़ लिया, फिर उसने भी वही किया। इसी प्रकार से लौटते हुए हम चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 3 होगा, 3 होगा तो एक बंध C जुड़ जाएगा, एक ये बंध निकल आएगा, 2 CH2 यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। देखो CH2 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 और CH2। देखो क्यों? क्योंकि एक तो ये बंद हो गया, दूसरा ये बंद हो गया, तो 2 कार्बन के बंद तो मिल गए। फिर बचे कितने? जितने बचे वो हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हुआ? एक ये बंद जुड़ा, एक ये बंद जुड़ा, तो C के 2 पूरे हो गए और 2 हाइड्रोजन बचे। 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से एक संयोजनी बनकर तैयार हुई। अब देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, यही दूसरा आपको मिल सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो गए। फिर क्या है यहाँ पे CH2 और यहाँ पे है CH3। ये एक संरचना पूर्ण हो गई। इसको इस क्रम में भी लिख सकते हैं, इस क्रम में लिख सकते हैं और बंद बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका नामांकन करते समय आप क्या करेंगे? इसका नामांकन करते समय देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कार्बन कितने हैं। तो बेटा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्स। और फिर जब एक ही बंद होता है, एकल बंद होता है, तो क्या लगाते हैं? एकल बंद होता है तो ANE लगाते हैं। तो कहने का मतलब हो जाएगा हेक्स ANE, जिसका पूरा नाम हो जाएगा क्या? हेक्सेन। इसका पूरा नाम हो जाएगा हेक्सेन। इसी प्रकार से हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में हम लिख लेंगे बेटा हेक्स, फिर एक बंद के लिए एन लगा देंगे, पूरा निकल के आएगा हमारा, पूरा हमारा निकल के आएगा हेक्सेन। ठीक है, ये देखो आपके सामने लिख के आ गया हेक्सेन का मतलब। और यही जो 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हमने हेक्सेन बना लिया। अब दूसरी बात करते हैं, यदि इसी चेन पे इसको छोड़ के अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो क्या होगा? डबल बॉन्ड लगा देंगे तो क्या होगा, इसके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं बेटा, जब डबल बॉन्ड होगा तो अब नामांकरण करने का मतलब होता है नामों को करना, नाम करना, कार्बन श्रृंखला में कार्बन का नाम देना। नामांकरण के लिए या नाम करने के लिए कार्बन की गणना करना या आंकिक गणना करना, कार्बन के परमाणुओं की आंकिक गणना को नामांकरण कहते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे, यदि जहाँ से डबल बॉन्ड, सबसे पहले वरीयता दी जाती है क्रियात्मक समूह, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड के बाद में कोई फंक्शनल जो साइड चेन होती है उसको देते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, अन्य और चीज़ों को देते जाते हैं। लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे, हम आपको बेसिक बताते हैं। तो बेसिक में देखते हैं बेटा, जहाँ से ये डबल बॉन्ड, सबसे पहली बात, जहाँ से हमको डबल बॉन्ड पहले मिलेगा उधर से हम कार्बन समूह की आंकिक गणना करेंगे। देखो इधर से कहाँ से मिलता है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे मिलता है, इधर से कहाँ से मिलता है, 1 और 2 दूसरे नंबर पे मिल जाता है। तो यहाँ से करेंगे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा कार्बन और छठवां कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन की चेन है जिसमें, तो सबसे पहले 2 लिख देंगे, और यदि ऐसे न लिखना चाहें तो ये भी तरीका सही है, दोनों लिख सकते हो आप। देखो निकल के वही आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 6 कार्बन के लिए हम हेक्स लिखते हैं। देख लो, तो हमने लिख दिया हेक्स। अब बेटा एकल बंद था, अब क्या हो गया, अब कहीं पे आ गया डबल बॉन्ड, कहीं पे आ गया डबल बॉन्ड। तो कहाँ पे डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है ENE। ठीक है, तो अब इस 2 को हम चाहें तो बाहर निकाल लें। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, एक व्यवस्थित रूप में लिख सकते हैं ऐसे, ये लिख गया हमारा हेक्सीन। ठीक, अब इसका हिंदी नामांकरण देखो कैसे करेंगे। 6 कार्बन की चेन के लिए हम लिखते हैं हेक्स, 6 कार्बन की चेन के लिए हमने हेक्स लिख दिया। फिर देखो दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे ईन लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ईन। तो अब इसका जो पूरा नामांकरण होगा वो क्या हो जाएगा, हेक्सीन।
ठीक है, देख लो। और क्या होगा, आगे 2 लगा देंगे कि यानी कि जो हेक्सीन है वो हमारे दूसरे नंबर पर है, यानी डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे है, वो दूसरे नंबर पे है। देखो ये कैसे भी हो सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं। एकल बंद के साथ आ सकता है, डबल बॉन्ड के साथ आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको साधारण तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे एक सरलतम रूप से बनेगा। ये कहीं पे भी हो सकता है, और एक चीज़ 2 बार भी हो सकता है। अब इतना हो गया, आगे देखते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बदलाव भी करेंगे इसमें हमने थोड़े से बदलाव किए हैं जो आपको समझ आएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड किया है। तो देखो यहाँ पे लिख गया है CH, यहाँ पे 2 और 2 4, C ही हो गया। यहाँ पे 2 1 3 और 1 ये हो गया CH, ठीक, ऐसे लिख गया है। अब ये केवल यहाँ पे C परमाणु हुए, ठीक है। अब आपको देखो, एक ये बताता है, ये जो स्थिति है इसको कहते हैं हम द्विबंध की स्थिति कहते हैं। ये द्विबंध की स्थिति है, डबल बॉन्ड की स्थिति है। तो इसमें गणना करते समय आप देखेंगे, इसमें कार्बन की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं कहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से मिलता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन ये क्या होती है बाद में बताऊंगा। कोई फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कौन सा होता है मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो इसमें से डबल बॉन्ड की गणना करते तो इधर से भी देखें 1 2 3 4 5, इधर से भी गणना करेंगे तो वही आएगा, इधर से भी करेंगे तो कहीं से भी कर सकते हैं। हम इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है। इस गणना का मतलब पता चल जाता है कि ये जो कार्बन की चेन है वो कितने कार्बन की चेन है। अब देखो कितने कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए लिख देते हैं हम पेंट। 5 कार्बन के लिए लिख देते हैं हम पेंट, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो पहला दूसरे नंबर पे है, दूसरा तीसरे नंबर पे है। तो दूसरे और तीसरे नंबर पे है क्या, 2 बार है ना। और अब एक चीज़ और आती है पुनरावृत्ति, इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, पुनरावृत्ति का मतलब होता है पुनः से आना। पुनरावृत्ति, पुनः का मतलब बार बार, और वृत्ति का पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, एक से अधिक बार आना। एक से अधिक बार, यदि कोई चीज़ 2 बार है, यदि 2 बार है तो 2 बार के लिए डाई लिख देंगे हम, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, ऐसे डाई। 3 बार है तो इसको हम लिख देंगे ट्राई, इसको हम लिख देंगे बेटा ट्राई। 4 बार है तो हम इसको लिख देंगे टेट्रा, इसको हम टेट्रा कर देंगे, इसको हम टेट्रा लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें कितने बार आया है, 2 और 3, 2 बार आया ना। 2 बार आने का मतलब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 2 और 3 के बाद में लिख देंगे डाई, यहाँ पे लिख देंगे बेटा डाई। अब आया क्या है, तो आया है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए इन और इन लिखता है, डबल बॉन्ड के लिए ई, डबल बॉन्ड के लिए ई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है, इन। तो अब क्या लिखोगे, इसको एक साथ लिख सकते हो, बाहर निकाल के 2 3, फिर हो जाएगा पेंट, अब होगा डाई इन, पेंट डाई इन। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 और 3 पेंटाडाइन, पेंटाइन, ठीक है। ये लिख गया, पेंटाइन लिख गया हमारा। अब पता चला आपको, आपके सामने लिख गया। एक से अधिक बार यह डबल बॉन्ड आता है तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। यदि 3 बार आता है तो ट्राई लिखेंगे। यहाँ पे यदि 3 बार होता तो यहाँ पे लिख जाता जो नंबर पे होता, तो पहला दूसरा तीसरा, या दूसरा तीसरा और चौथे नंबर पे है क्या, डाई इन, यानी कि डाई की जगह फिर ट्राई हो जाता, ट्राई इन हो जाता। बस इसी प्रकार से लिखना है आपको। यदि ना समझ में आया हो तो और बताएं, मैं आपको और सरलतम रूप से बताता हूँ, बहुत साधारण रूप से बताता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको समझना है, बस आपको सीखना है सिर्फ। अब देखो आपको करना क्या है, मैंने फिर से बताया, अब मैं आपको सामने से बताता हूँ। देखो बेटा,
एक कार्बन की चेन लेते हैं, एक कार्बन की श्रृंखला लेते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध होते हैं, यानी कार्बन कार्बन एक दूसरे से दो बंध में जुड़े होते हैं और एक से अधिक बार जुड़े होते हैं। 2 बार जुड़ सकते हैं, 3 बार जुड़ सकते हैं और 4 बार जुड़ सकते हैं। जब 2 बार, 3 बार और 4 बार जुड़ते हैं तो आपको करना क्या होता है? जब 2 बार, 3 बार और 4 बार जुड़े होते हैं तो उसके लिए पुनरावृत्ति शब्द, पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, एक से अधिक बार आना। तो 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, 4 बार आए तो टेट्रा और 5 बार आए तो पेंटा, 6 बार आए तो हेक्सा लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार आते हैं। तो इसके लिए हमने आपको बताया और हमने आपको एक उदाहरण दिया। फिर हमने आपसे पूछा डाई, ट्राई, टेट्रा, जो लिखना है वो आपको उस समय उपस्थित आने वाले पुनरावृत्ति यानी बार बार आने वाले द्विबंध, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन या कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, वो आपको उस स्थिति पे, उस कार्बन श्रृंखला पर निर्भर करेगा। सबसे पहली बात होती है कि जो हमारा ये कार्बन की श्रृंखला है उनके मध्य में कौन सा बंध है, ये हमको छांटना होता है। तो यदि 2 बंध है तो 2 बंध के लिए मैंने आपको बताया क्या लगाना है। ये 3 बंध है तो 3 बंध के लिए क्या होता है। और जो कार्बन का समूह होता है, कार्बन की श्रृंखला होती है, उसके लिए मैंने आपको एक विशेष जगह बताई। अब आपको बताते हैं कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड कैसे पहचानेंगे। तो बेटा कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध होंगे, 2 लाइनें बनी हुई होंगी, इसका मतलब 2 बंध होंगे और 2 बंध में एक सिग्मा एक पाई होता है। और फिर क्या करेंगे, 2 से अधिक बार होंगे, 1 बार होंगे तो कोई बात नहीं, 2 बार होंगे तो डाई लगा देंगे। लेकिन नामांकन उसी समय करेंगे बेटा जहाँ से जिस कार्बन से डबल बॉन्ड पहले मिलता है। डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड जहाँ से पहले मिलेगा वही हमारा प्राथमिक कार्बन होगा, द्वितीय, तृतीयक, इस प्रकार से चलता हुआ चला जाएगा। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, मतलब तीसरे कार्बन पे है तो तीसरा कार्बन, चौथे पे है तो चौथा कार्बन, जहाँ पे जिस स्थिति पे है वो कार्बन के पे निर्भर करेगा। इसलिए हमने आपको एक उदाहरण दिया और एक इसका और तीसरा सरलतम रूप है इसको, और जितना मैंने बताया बहुत ही सरल रूप से बताया। एक और चीज़, एक और उदाहरण त्रिबल में 3 बंध के लिए हम एक उदाहरण आपको दे देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। पुनरावृत्ति शब्द हम यहाँ हटाएंगे नहीं आपके लिए। देखिए अब एक और चीज़ आती है, एक और उदाहरण है हमारा जिसको हमने ऐसे लिख दिया है। एक और हमारा बहुत ही विशेष उदाहरण है, ये देखो यहाँ पे लिख गया CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे C के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे C के बाद में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है। देखिए एक उदाहरण है हमारे सामने, इसमें कुछ विशेष आया बेटा, इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया है। अब इसकी गणना करेंगे तो हम कैसे करेंगे। इसकी गणना करते समय हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन समूह के, उस कार्बन श्रृंखला के कौन से नंबर पे है। तो इसके लिए हम कार्बन की गणना करेंगे। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें भी दूसरे से है, इसमें भी दूसरे से, हम चाहे जहाँ से कर देंगे। इस बार हम पीछे से करेंगे, इस बार हम लास्ट से करेंगे बेटा। ये हमारा पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन हुआ और ये चौथा कार्बन हुआ। हम चाहें तो इसको भी पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं इसके लिए बताते हैं बेटा। दोनों तरफ 2-2 कार्बन है और बीचों बीच एकदम बीच समूह में जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से बराबर होने का मतलब जब दोनों तरफ से बराबर होता है तो हम किसी भी तरफ से या किसी भी साइड से हम इसको मान लेंगे और किसी भी तरफ से हम इसका नामांकन, नंबरिंग कर लेंगे। इसकी नंबरिंग मतलब अंकिक गणना कर लेंगे। तो इसके लिए बेटा इसमें कितने कार्बन हैं, इसके लिए बेटा इसमें 4 कार्बन है और 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए ब्यूट लिखते हैं। इसके लिए बेटा 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, ठीक है, बट नहीं है ब्यूट है। अब ब्यूट के बाद में क्या करेंगे, ब्यूट के बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन समूह है वो कहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड, और इसके लिए बस लगाना क्या होता है, हमको Y लगाना होता है। तो इसको लिख दिया जाएगा ब्यूटाइन, और कहाँ पे, दूसरे नंबर पे 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन का मतलब दूसरे नंबर पे ब्यूटाइन है। अब इसको देख लेते हैं हिंदी में। हिंदी में लिखते समय हम पहले देखेंगे कि ब्यूट है, मतलब ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है। 4 कार्बन के बाद में दूसरे नंबर पे आया है, दूसरे नंबर पे आया क्या है बेटा, आइन आया है। दूसरे नंबर पे आइन आया है, आइन का मतलब हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन। ये लिख गया हमारा, ये हो गया हिंदी उच्चारण। देखो ये अंग्रेजी और ये हिंदी दोनों में मैं आपको समझाता हूँ और फिर से बता देता हूँ बेटा
ये हम निर्भर करेंगे इसका नामांकन करते समय, इसकी गणना करते समय कहाँ से करेंगे, पहले ये देखेंगे कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो यदि आपको लिखना है, आपको इस सरलतम रूप में लिखना है, तो लिखने से अच्छा है पहले आप इसको समझ लें, इसको साधारण रूप से बना लें। अब इसको बनाने के बाद में मैं आपको एक विस्तार रूप से इसी वीडियो में, अगली वीडियो में मैं आपको लिखवा दूंगा एक एक क्रम से, एक एक पॉइंट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।